ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 43। जब लामा हमें अपने साथ उस मठ में ले गए, वहाँ उन्होंने एक अन्य लामा पर मेरी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और कुछ निर्देश भी दिए, और फिर वे धीरे धीरे अंदर चले गए। और जो लामा मेरे पास खड़े थे, वे मुझे कब और किस तरह लेकर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ की ज़मीन स्फटिक की तरह स्वच्छ और पारदर्शी थी, वह मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसे मैं पहुँचा। लामा ने फुसफुसाते हुए मेरे कान के नज़दीक आकर कहा कि जानते हो, तुम जिस जमीन पर खड़े हो वह एक महान योगी की प्रबल इच्छा शक्ति की निर्मित है। सिर्फ यही नहीं, अनेक लोकांतर के साथ इस जमीन का अदृश्य संपर्क बना हुआ है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। मैं अवाक रह गया। कहा कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लामा ने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर कहा, तुम अवश्य ही अभी कुछ नहीं समझ पाओगे। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, सब कुछ समझने लगोगे। और सत्य ही है, कुछ देर बाद ही एक अजीब सा दृश्य मेरी आंखों के सामने प्रकट हो उठा। वह स्फटिक की तरह पारदर्शी जमीन अचानक दूर दूर तक विभिन्न रंग में परिणित होने लगी, और उस जमीन से रंग बिरंगी किरणें प्रस्फुटित होने लगी। स्पष्ट रूप से देखा मैंने कि वे किरणें बीच बीच में एक दूसरे से टकरा रही हैं, और तब उनमें विभिन्न रंगों की रोशनियों के फव्वारे छूटकर आकाश में दूर दूर तक बिखर रही हैं। उस अद्भुत दृश्य को देखकर मैं बिल्कुल निशब्द हो गया, क्योंकि यह ज्ञानगंज की धरती और उस आश्रम, उस मठ की धरती की अवर्णनीय छटा थी। उस अद्भुत दृश्य को मैं देखता ही रहा। अचानक ही उन किरणों का आपस में टकराना और रोशनियों के फव्वारे छूटना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे वे सभी किरणें आपस में घनीभूत होने लगी। यह सब मैं अपनी नजरों के सामने घटता हुआ देख रहा था। जब वे किरणें घनीभूत हो गईं, उनके बीच में से एक विशेष आकृति उभरने लगी, और यह आकृति क्रमशः बढ़ना शुरू हो गई। एक विशाल महल का रूप लेने लगी। पूरा महल ही चमकदार सफेद उजाले से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस महल को कांच से बनाया गया हो। ऊपर चढ़ने के लिए महल के सामने पर्याप्त लंबी चौड़ी सीढ़ियां थी। उनसे लगा हुआ था महल का तोरण द्वार, जिसके दोनों ओर विशाल गजराज सूंड ऊपर किए हुए खड़े थे। दोनों गजराज चमकदार काले पत्थरों से तैयार किए गए थे। किसका महल है ये? मैंने पूछा। उस लामा ने मेरी ओर देखकर कहा, यह महल नहीं है, यह आश्रम है। इस महान योगी की एक और इच्छा सृष्टि, अपने प्रबल इच्छा शक्ति से उन्होंने इस सृष्टि को तैयार किया है। सूक्ष्म जगत में रहकर भी ये योगी कभी कभी यहाँ इस तरह की सृष्टि करते हैं। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, अथवा
इन परम योगी का क्या परिचय है यह कहा नहीं जा सकता। दरअसल उनके विषय में सटीक रूप से कोई भी नहीं जानता। सब कुछ ही अत्यंत रहस्यमयी लग रहा था। इस लामा की बातें मुझे बड़ी अजीब लगीं। लगा जैसे कुछ छपा रहे हैं मुझसे। लामा ने कहा, योग विज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का विज्ञान है। कार्य एवं ज्ञान के सम्मिलित अभ्यास के बिना उच्च कोटि के विज्ञान पर अधिकार प्राप्त करना असंभव है। यदि वास्तव में देखा जाए तो जहाँ प्राकृत ज्ञान होता है वहाँ कर्म नहीं होता। इसके उलट जहाँ कर्म है वहाँ ज्ञान के अभाव का परिलक्षण होता है। एक साथ दोनों की संयुक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मैंने जानना चाहा, क्या योग और विज्ञान एक ही भूमि पर अवस्थित हैं? लामा ने कहा, नहीं, दोनों के बीच भिन्नता है। इच्छा शक्ति का पूर्ण विकास होता है योग। इसी तरह मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास होता है प्रकृष्ट विज्ञान। सृष्टि योग बल से भी संभव है और विज्ञान के बल से भी। एक में काम करती है इच्छा शक्ति और दूसरे में मानसिक शक्ति। सिर्फ शक्ति का अभाव है। इसीलिए शक्ति के आधार भूमि पर अज्ञानता एवं त्रुटि रह ही जाती है। इस अज्ञानता और त्रुटि के कारण ही आगामी दिनों में भौतिक विज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। इतना कहकर लामा जी शांत हो गए। शेष अगले अध्याय में।